नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी तक लोक प्रशासन के बहुत सारे विचारक पढ़े। आज हम एक महत्वपूर्ण विचारक को पढ़ेंगे जिनका नाम है मैक्स वेबर, और इनका जो विचार है वो नौकरशाही पे है, ब्यूरोक्रेसी पर है। आज हम समझेंगे कि नौकरशाही क्या है, लेकिन नौकरशाही को पढ़ने से पहले मैक्स वेबर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देते हैं और उसका नाम है प्राधिकार। आप सभी इससे परिचित हैं। प्राधिकार का मतलब होता है अथॉरिटी। जैसा कि मैंने बताया, पहले के लेक्चर में भी बताया है कि ए के अधीन काम कर रहा है बी के अधीन काम कर रहा है सी के अधीन काम कर रहा है डी। ए ने बी को प्राधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है। बी अपने प्राधिकार का इस्तेमाल करके सी को आदेश दे सकता है। यानी प्राधिकार एक पद पे रहते हुए आदेश देने की शक्ति है। तो यहां पर मैक्स वेबर इसको कैसे बताएंगे, तो समझिएगा कि प्राधिकार जनता की इच्छित और बेशर्त आज्ञाकारिता है। यानी जो भी पद पर विद्यमान है, अगर वो आदेश दे रहा है तो जनता उसको मानने के लिए उसकी इच्छा है, उसकी डिजायर है, और साथ ही बिना किसी शर्त के वह उसका आज्ञा का पालन करता है। तो मैक्स वेबर जो है यहां पर प्राधिकार को इस प्रकार दर्शाएंगे। अब देखो प्राधिकार कितने प्रकार का होता है, तो समझिए। पहला है परंपरागत प्राधिकार। ये आनुवंशिक आपको मिलता है। जैसे राजा का लड़का राजा बनेगा तो उसको एक पद मिला राजा का। अब ये आनुवंशिक रूप से उसके अंदर आया कि वो अब आदेश दे सकता है। यानी वह अधिकार जो परंपरागत रूप से आपको प्राप्त होता है वो परंपरागत प्राधिकार कहलाता है या आनुवंशिक होता है। यानी कि राजा का लड़का राजा बनेगा, है ना। करिश्माई, कुछ लोग की पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो जब आदेश देते हैं तो लोग उनको मानते हैं। इसको हम करिश्माई प्राधिकार कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बाबा लोग हैं जो अपने प्रवचन करते हैं, तो उनसे जो प्रभावित भक्त होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि बाबा में करिश्मा है। इसके साथ ही आप उदाहरण देखिए कि चाहे गांधी हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, इन लोगों में एक करिश्माई व्यक्तित्व था जिसके आधार पर ये जो आदेश देते थे उसको लोग मानते थे। तो यहां पर जो प्राधिकार है वो करिश्माई प्राधिकार है। अब मैक्स वेबर जिस प्राधिकार की बात करेंगे वो है विधि सम्मत। अब बता तो दिए 3 प्रकार, लेकिन मेन जो प्राधिकार है वो विधि सम्मत है। यानी एक पद पर रहते हुए जो आपको आदेश देने का अधिकार मिला हुआ है और जिससे आप अपने आज्ञा का पालन कराते हो, वह जो प्राधिकार है वो विधि सम्मत होता है। जैसे कि डीएम है, डीएम को ये प्राधिकार मिला हुआ है कि वो आदेश दे, तो एक पद के रहते हुए उसको प्राधिकार मिला हुआ है। परंपरागत नहीं है कि राजा का लड़का ही राजा होगा या कोई करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से नहीं है, बल्कि उसको यह जो प्राधिकार मिला है वह पद पर रहते हुए उसको मिला हुआ है। तो विधि के सम्मत उसको प्राधिकार मिला हुआ है जिससे वो अपने आदेश का पालन करा सकता है। अब देखो, जैसा कि एक लेक्चर में हमने बताया था कि शक्ति जो होती है वो अनियंत्रित होती है। शक्ति व्यक्तिगत होती है। जैसे कि किसी के पास अधिक बल हो गया तो वो शक्तिशाली हो गया, तो वो दूसरों को आज्ञा देने लगा, या किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, उसके पास शक्ति आ गई। तो शक्ति जो है वो अनियंत्रित होती है, उसका उपयोग चाहे आदमी अपने मनमाने ढंग से कर सकता है। तो शक्ति को अगर विधि सम्मत कर दिया जाए, यानी शक्ति को अनियंत्रित न रह करके उसको नियंत्रित कर दिया जाए, तो वो प्राधिकार बन जाता है। जब आप एक पद पर होते हो और जब आपको आदेश देने का अधिकार दिया जाता है, तो साथ में यह उत्तरदायित्व भी दिया जाता है कि आप अपने कार्य को पूरा करो। यानी विधि सम्मत आदेश दिया जा रहा है। विधि सम्मत उस पद पर आसीन आपको कराया गया है एक विधि के द्वारा। अब मुझे लगता है कि आपको प्राधिकार समझ में आया होगा। अब क्या क्या घटक हो सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न आए, अगर आपके एमपीपीएससी के मेंस में प्रश्न आए कि
मैक्स वेबर के प्राधिकार में कौन कौन से घटक सम्मिलित हैं? तो आप बताइएगा कि एक तो शासन करना सम्मिलित होगा, किसी पद पर व्यक्ति होगा वो आदेश देगा, वो शासन करना होगा। दूसरा, जो उसकी आज्ञा को मानेगा वो शासित होगा, तो शासन करना घटक है। शासित होना घटक है। शासकों की इच्छा कि वो किस तरीके से कौन सा आदेश वो देता है जिसका पालन करवाना है। शासित की भी इच्छा कि वो उनके शासक के आदेश को माने। तो इस तरह से अगर हम घटक की बात करें तो शासन करना इसमें शामिल है, शासित होना शामिल है, शासकों की इच्छा शामिल है और शासित की इच्छा शामिल है। चलिए अब समझते हैं नौकरशाही, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। अब देखिए, जो नौकरशाही शब्द है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, तो नौकरशाही शब्द और खास करके ब्यूरोक्रेसी जो है वो आया कहां से? 1745 में फ्रांस के एक विचारक थे विंसेंट डी गोर्नी। इन्होंने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी शब्द दिया। एक मेज पर काम करने वाला जो अफसर है उसके लिए यह शब्द प्रचलित हुआ। बाद में ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे शासन और शासित होने से जुड़ता चला गया। अब मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी को कैसे देखते हैं? तो यहां पर ब्यूरोक्रेसी की कोई विशेष परिभाषा मैक्स वेबर ने नहीं बताई है, लेकिन हाँ उसकी विशेषताएं बताई हैं। कितने प्रकार की ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी नौकरशाही कितने प्रकार की होती है, ये बताया है। तो अगर हम ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही देखें कि मैक्स वेबर क्या कहते हैं, तो कहते हैं नियुक्त अधिकारियों का प्रशासनिक निकाय। कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उनका काम है प्रशासन करना। उस प्रशासनिक निकाय को ही नौकरशाही कहते हैं। नियुक्त अधिकारियों का जो प्रशासनिक निकाय है वही ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, और जो इस काम को करता है वो ब्यूरोक्रेट होता है, नौकरशाह होता है। तो परिभाषा याद रखिएगा, नियुक्त अधिकारियों का प्रशासनिक निकाय। अब बात होती है कि नौकरशाही कितने तरह की होती है। तो सेम जैसा कि प्राधिकार को पढ़ा था कि दो तरह, यहां पर वहां पर तीन था, यहां दो है। परंपरागत नौकरशाही यानी कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, और विधि सम्मत नौकरशाही जैसे कि हमने डीएम को अधिकार दिया है, प्राधिकार दिया है, उसकी जो नौकरशाही है वो विधि सम्मत है, यानी कानून के द्वारा उसको यह मिला हुआ है कि तुम आदेश दो, तुम अपने कार्य को कराओ, साथ में उत्तरदायित्व को भी निभाओ। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनेगा वो ये बनेगा कि मैक्स वेबर के नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं इसको जरूर समझिएगा, ठीक। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता है आपसे पूछ दे कि नौकरशाही क्या है और नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं मैक्स वेबर के अनुसार। तो आप बताइएगा कि विनियमित आधार से संचालन। विनियमित का मतलब रेगुलेटेड, यानी कि मनमाने ढंग से काम नहीं होगा, नियमानुसार काम होगा, उसको नियंत्रित किया जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, विधि सम्मत होगा, यानी जो भी कार्य का संचालन नौकरशाही में होना चाहिए वो विनियमित होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए। साथ ही शक्ति और कार्य निर्धारित, कि आपको कितनी शक्ति मिली हुई है, आपके शक्ति का एक क्षेत्र होगा, एक एरिया होगा, कार्य का एक क्षेत्र होगा, एक एरिया होगा, यानी वो निर्धारित रहता है। साथ ही इसमें उत्तरदायित्व सम्मिलित होता है। अगर प्राधिकार मिला है तो आपको कार्य को करने का उत्तरदायित्व भी है कि आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें। तो उत्तरदायित्व सम्मिलित, साथ में पदानुक्रम का भाग। पदानुक्रम का भाग कैसे है? वही ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, एक पदानुक्रम बन गया, उच्च मध्य निम्न। ये जो पदानुक्रम है वो सम्मिलित होता है नौकरशाही में। कार्यालय सार्वजनिक होता है, न कि निजी होता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो कार्यालय की संपत्ति है वो निजी संपत्ति नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति है, आप उसका उपयोग निजी रूप से नहीं कर सकते। जैसे कि डीएम की जो गाड़ी है वो डीएम को मिली हुई है ताकि वो अपने कार्य को कर सके, इसलिए नहीं मिली हुई है कि वो घर का काम करे। तो
जो कार्यालय की संपत्ति है वो निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक है। साथ में लिखित आधार पे संचालन। और नौकरशाही की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है उसमें लिखित आधार का होना। यहीं से आप घटक भी बना सकते हो, यही घटक है नियम का होना। नौकरशाही में नियम का होना ये घटक है। अगर घटक यहां पूछ दे कि नौकरशाही के घटक क्या क्या हैं, तो ये विनियमित आधार यानी नियम कानून होने चाहिए। साथ में सब कुछ निर्धारित होता है, पदानुक्रम सम्मिलित होता है, कार्यालय का निजी प्रयोग नहीं होता है, इसको घटक के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो ये नौकरशाही बताया था आप मैक्स वेबर ने। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे विचारक पढ़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण विचारक पढ़े हैं, और उतना ही पढ़े हैं जहां तक मुझे लगता है कि एमपीपीएससी प्रश्न पूछता है। तो विचारकों, लोक प्रशासन के विचारकों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। लोक प्रशासन के कुछ और टॉपिक हैं जिनको लेकर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।